अस्सलाम वालेकुम कैवान भाई। हमारे यहाँ करप्शन की अजब कहानी जो है बड़े गज़बनाक मोड़ मुड़ने के बाद एक वादी मुक़द्दस में जा उतरी है। तो अब ये है कि ये करप्शन का ख़ास तौर पे आप तो चूँकि यहाँ पे जो है जो भी एक माशी सूरत हाल होती है उसके साथ करप्शन का ताल्लुक तो वैसे भी है। तो जो भी एक मुल्क की पॉलिसियाँ होती हैं या ये कि किसी मुल्क के बारे में कोई जो ग्रेटर गेम खेली जा रही होती है उसमें कोई करप्शन का भी हिस्सा होता है, कोई इकनॉमिक हिटमैन, इसके बारे में भी कुछ रहनुमाई देता है या नहीं? जी बिल्कुल खालिद साहब, आपने सही कहा। आजकल करप्शन के तो बहुत चर्चे हैं और ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स पे ये चर्चे आ गए हैं। तो ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। कन्फेशंस ऑफ इकनॉमिक हिटमैन में जो हमने हिटमैन का कैरेक्टर या हिटमैन का जो तरीक़ा वारदात है वो भी जब कवर किया था तो उसमें जो पहला हरबा होता है वो यही होता है कि जब कहीं पे अपना कंट्रोल आपने क्रिएट करना है तो उसकी जो लीडरशिप है आप उसको सबसे पहले जो है कोशिश करते हैं कि वो करप्ट हो जाए। तो स्विस अकाउंट्स खोल देते हैं, वहाँ पे मतलब डॉलर्स जो हैं खुद ब खुद ही रातों रात पहुँच जाते हैं, यानी करप्शन का चस्का लगाते हैं बाकायदा। बिल्कुल प्लान के तहत कि करप्शन का चस्का सबसे आसान तरीका है, उसमें कोई इनकलाबी एक्टिविटी नहीं, कोई अरब स्प्रिंग नहीं क्रिएट करनी पड़ती, ठीक है, कोई मिलिट्री कू नहीं करना पड़ता, कोई रिजीम चेंज नहीं करनी पड़ती। तो करप्शन का जो चस्का है वो लगा के, और उसके तरीके हैं ये कि फॉरेन अकाउंट्स खोल दो, बच्चों को बाहर फैसिलिटेट कर दो, बिल्कुल प्लॉट्स प्रॉपर्टीज और सारा जो ब्लैक मनी है उसको भी वाइट करने में फैसिलिटेट कर दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो करप्शन तो मतलब आप कह लें कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह यूज़ होती भी है और अभी भी हो रही है। तो ये तो एक आलमी स्ट्रेटजी का पार्ट नज़र आता है, इस पर तो किताबें भी लिखी गई हैं। तो लेकिन ये है कि असल बात जो मज़े की है वो ये है कि हमें तो देखना है कि अब हमारे क्या हालात हैं और हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि करप्शन तो वो राग है जो अलाप के अब इस कौम के मेरे ख्याल में कान पक चुके हुए हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ तो आप देखें ना, जब भी कोई हुकूमत टॉपल हुई है ना तो उसमें करप्शन का जिक्र तो लाजमी है। यानी जब हम छोटे थे तो पहला मार्शल हमने देखा, अयूब खान साहब वाला तो नहीं देखा, जो ज़ियाउल हक साहब वाला था वो जब देखा तो उसमें और दीगर चीज़ों के अलावा भुट्टो साहब की जो है उन्होंने यानी गवर्नेंस का मसला बीच में रखा, वो भी एक नौ की करप्शन है। फिर जब उसके बाद ख़ास तौर पे 88 में जब इलेक्शन हुए और फिर बेनज़ीर की गवर्नमेंट बनी तो इसहाक खान साहब ने पहला जब वार किया 90 में वो भी करप्शन था, फिर नवाज शरीफ करप्शन की वजह से गए, फिर बेनज़ीर करप्शन की वजह से गई, और उसके बाद फिर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो वो भी नवाज शरीफ पर करप्शन के चार्जेस लगे, फिर 16 में पानामा आ गया। तो ये तो करप्शन मुख्तलिफ मोड़ यानी काफिला सख्त जान जो है ना करप्शन का, आज भी सर फॉरेन फंडिंग वाले मामले, लेकिन ये कि अब बड़े नाजुक दौर में जाके दाखिल हो गए सर। ये तो हमारे वो जो जैसे दिल आके हलक में धड़कना शुरू हो जाते हैं ना, तो अब करप्शन बड़ी गलत जगह पे पहुंच गई है असल में। ये प्रॉब्लम हुई है। ये आपने बात बिल्कुल सही की, ये तो हमारे नर्व सेंटर तक आ गई है करप्शन। बिल्कुल। अच्छा सर, ये है कि हम करप्शन की बात तो करते हैं लेकिन बुनियादी तौर पे कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में समझना भी ज़रूरी हैं। ये करप्शन है क्या चीज़, ये किस बला का नाम है, ये कहाँ से आती है, कैसे आती है, क्या है ये चीज़? अच्छा, ये तो खैर जो हमारे यहाँ तो करप्शन को जो एक तर्जमा कर देते हैं ना, पता है अब उर्दू अखबारात पढ़ते भी हैं लोग, या वहाँ भी करप्शन ही का लफ्ज़ आ जाता है। पहले बदउनवानी होता था। बिल्कुल। तो बदउनवानी बंदा सोच में पड़ जाता था, यार ये बदउनवानी क्या शय है। तो उनवान तो किसी शय का कोई होता है ना, तो कोई बुरा उनवान, किसी भी शय को कोई बुरा उनवान दे दे। इसको आप यूँ समझे कि इंसान का एक करैक्टर है ना, वो करैक्टर जब बिगड़ जाता है, करप्ट हो जाते हैं। अब ये यहाँ करप्शन अगर हम उस मानी में ले लें ना, जैसे वो कोई फाइल करप्ट हो जाती है, जैसे कोई आपका जो है ना कोई पहले वो सीडी होती थी तो वो हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती थी। तो इंसान की भी तो अल्लाह ने एक प्रोग्रामिंग की हुई है ना, जिसे हम उसकी फितरत कहते हैं। ये फितरत जब परवर्ट हो जाती है तो गोया ये एक अंदर से वो जिस पे अल्लाह ने उसे जिस पोटेंशियल पे बनाया था या जो प्रोग्रामिंग उसकी की थी, जब उससे वो डाइवर्ट कर जाता है तो बेसिकली असल करप्शन तो ये है। बिल्कुल सही। फिर उसके आगे जो भी अलामात हैं या उस करप्शन ने, जैसे वो आपको अंदर कैंसर होता है तो कभी फोड़ा निकलता है, कभी क्या होता है, तो इसी तरह समझ लें कि फिर उसके मुख्तलिफ मज़ाहिर हैं कि जिनको आम तौर पर लोग बदउनवानी से या करप्शन से ताबीर करते हैं। बेसिकली उस फाइल का करप्ट होना है, वो जिसे हम रूह कहते हैं या जिसे हम इंसानी फितरत कहते हैं। वगरना ये कि ये जो है ना, ये बंदा ढीठ जब तक न हो तो कैसे करप्शन करे। उस फाइल की करप्शन का दूसरा नाम फजूर है, जिसे कुरान मजीद कहते हैं
फाल हमा फजूरहा व तकवा, तकवा के मुकाबले में जिस लफ्ज़ को लेके आते हैं वो फजूर है, ये वो करप्शन है। ये इसी का जो तर्जमा बाज़ मुतरजमीन ने किया वो ढटाई किया। बंदा ढीठ हो जाए ना तो बस फिर वो करप्ट है। बिल्कुल। और सर ये है कि जो हार्ड डिस्क जिस तरह आपने मिसाल दी, जब वो करप्ट होती है और अगर उसको चेक ना किया जाए या उसको रेक्टिफाई ना करे, वो तो फिर पूरे सिस्टम को तबाह कर देती है। तो बिल्कुल। क्या हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही? तो बस ये उस पे तो वो टाइम वो करता है ना, मैटर करता है। तो असल में ये देखें सर, हमारा तो एक निज़ाम था जो चल रहा था जैसा तैसा भी था, उसमें कुछ थोड़ी बहुत ख़राबियाँ आप कह सकते थी, करप्ट नहीं कह सकते आप उसे। ये जब यहाँ हिंदुस्तान में अंग्रेज़ आया ना, उसको अपनी हुकूमत चलाने के लिए देखें, आपको किसी के ख़िलाफ़ रिजिस्ट करने के लिए, जंग लड़ने के लिए, खड़े होने के लिए जो करज चाहिए, उस करज के बिल्कुल बरक्स आपका करैक्टर बन जाता है जब आप में करप्शन आ जाती है, आप करप्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो जो आपके हाकिम होते हैं, ख़ास तौर पर वो हाकिम जो बाहर से आके आप पे मुसल्लत हुए हों, तो उनकी पहली ख्वाहिश ये होती है कि आपकी अखलाकियात का जनाजा निकाल दें, आपको करप्ट कर दें। आप करप्ट हो जाएंगे तो कभी बगावत नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज हो जाए। बगावत तो हमेशा वो शख्स करता है जो अपनी फितरत पे खड़ा है, जो आज़ाद है, आज़ाद मंश है। सही, ठीक है। इकबाल का शाहीन भी वही है। तो मर्दान खुद आगा और खुदा मस्त भी वही होता है। बाकी जो होता है ना, जब बंदा करप्ट हो गया, यानी उसके अंदर से वो उसमें डटाई आ गई, हया रुखसत हो गया, तो अब उसने क्या बगावत करनी है? अब तो उसने कंप्रोमाइज़ करना है, अब उसने एडजस्टमेंट करनी है, अब उसने जो भी वो सर्कमस्टांसेस हैं उनके साथ अपने आप को मैचिंग पे लेके आना है। तो ये तो अंग्रेज़ की ख्वाहिश थी कि इनमें वो करप्शन आए, उसने घुसेड़ी है, मुख्तलिफ सतहों पे घुसेड़ी है, क्लासेस बनाई हैं बाकायदा, और उन लोगों को ऊपर लेके आया है जो लोग अपनी कौम के गद्दार थे, जो करप्ट थे, उनको ऊपर लेके आए, और जो अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार के मालिक लोग थे, यानी जो सही रुख पर थे, उनको नीचे जो है वो बैठाया गया। बिल्कुल सही। और सर यही हम देखें कि किरदार अंग्रेज़ ने जो बिल्ड किया वो एक डिवाइड एंड रूल का भी था, क्योंकि अंग्रेज़ तो यहाँ पे असल जो अंग्रेज़ आया वो तो बहुत थोड़ा था जी, लेकिन पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो रूल किया उन्होंने वो डिवाइड एंड कंट्रोल के तहत किया। तो फिर ये है कि ज़ाहिर है वो जो डिवीजन सोसाइटी में, वो लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में आता है ना, जआला आलियाहा साफिलाहा, जब अल्लाह का अजाब आया तो ऊपर वालों को उसने नीचे वाला कर दिया ना, ऊपर की ज़मीन नीचे कर दी जी। तो यही बात आती है कि वो मलका सबा कहती है, जब हज़रत सुलेमान का ख़त आता है उससे, तो अपने दरबारियों से बात करती है, मशवरा मांगती है क्या करें। वो कहते हैं हम लड़ेंगे, कोई बात नहीं। तो वो उन्हें कहती है, एक बात समझाती है कि ये जो बादशाह लोग होते हैं ना, जब किसी इलाके पर कब्ज़ा कर लेते हैं तो उसके इज़्ज़त वालों को जलील कर देते हैं, जलीलों को कुछ नहीं कहते, इज़्ज़त वालों को जलील कर देते हैं। तो जब अंग्रेज़ यहाँ पे आया तो उसने यहाँ के जलीलों को उठाया, करप्ट लोगों को उठाया। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी बुनियाद उसने रखी, फिर उसको बाकायदा उसने इदारा जाती सूरतें दी है ना, ये जागीरदारी क्या है, और इसी तरह बाकी आप देखें कि जिन्होंने उसको सर्व किया है, जिन्होंने खिदमत की, जो गद्दार थे अपनी कौम के, उसको उनको नवाजा गया। बिल्कुल। तो सर इससे जो चीज़ हम देखते हैं कि इसका मतलब है कि करप्शन कोई एक जुज़ या कोई एक एक्शन या कोई एक एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि करप्शन की भी बड़ी अशकाल हैं। जब इसकी जड़ में हम जाएंगे ना सर, तो यकीनन सर करप्शन का जो, जैसे कि हमने कहा कि वो तो आपका असल में वो आपका पूरी प्रोग्रामिंग करप्ट हो जाती है जो अल्लाह की तरफ से आपको मिली होती है। जब वो करप्ट हो जाती है तो अब उसका इजहार कैसे होगा सर? फिर उसमें आपके अखलाकियात का मसला भी तो आएगा ना। सही। यानी करप्शन मॉरल भी होगी, यानी करप्शन सिर्फ माली ही नहीं, इसके और भी शक्लें। जब उन्वान, कहीं भी उन्वान हो सकते हैं ना उसके, कोई एक उन्वान तो नहीं है ना। तो एक ये कि आपके अखलाकियात में क्या आएगा, आप झूठ बोलना शुरू कर दें, सही, आप जिसे कहते हैं बातों को ट्विस्ट करना शुरू कर दें, ठीक, आप हकायक को किसी भी तरह से मतलब उनको आप सामने ना आने दें, ज़बान को ट्विस्ट करके ना आने दें। वो जैसे जो यहूदियों के तरीके कुरान मजीद ने लय्यम बे अलसिनतिहिम, लोगों ने कुरान यानी आसमानी कुतुब की आयात के साथ ऐसे रवैये किए कि वो हक को छुपा दें, सही, और हक और बातिल को मुल्तबिस कर देना। ये यानी इसी तरह जो है ना बदअदी है, बददियानती है, ये सारी दर हकीकत वो उसकी मॉरलिटी ही है ना जिसको वो बयान कर रहे हैं। फिर इसी में सर कुछ आगे बढ़ के हुकूक व फ़राइज़ में कमी बेशी कर देना। अल्लाह ने सबको बराबर पैदा किया है, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, लेकिन कुछ लोग उठ के कहें नहीं हमारे स्पेशल राइट्स हैं, हमारा इस्तेकाक मजरू होता है, आपका कोई इस्तेकाक नहीं है जो मजरू होता हो। तो ये जब ऊंच नीच के तस्वुरात आ जाते हैं, सुपीरियर अपने आप को, जी, जैसे फ़िरौन ने किया था, कुछ मुस्तकबरीन थे, कुछ मुस्तज़ाफ़ीन थे, सही,
अब तो उसमें और भी इजाफा, महरूमीन भी होते हैं, और ये कि वो भी होते हैं कि जो मुतरफीन हैं, जिनके पास मालो दौलत की ड्रेन उनकी तरफ, सारी नहरें उनकी तरफ बह रही होती हैं, और कुछ लोग बिल्कुल महरूम रह रहे होते हैं, उनके बच्चे भी जो है वो एक बात कही जाती है ना कि कुछ लोगों के कुत्तों को जो कुछ मैसर है, लोगों के आम लोगों के बच्चों को वो मैसर नहीं होता है। तो ये सारी करप्शन की सूरत है, ये बाकायदा है मौजूद। इसी से तो फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती है ना सर, कि जब आपके माशरे में वैल्यू स्ट्रक्चर इस तरह तलपट हो जाते हैं, सही, ठीक है ना, तो अब फिर वो लोग आगे आते हैं कि जो इसमें खुद करप्ट हो चुके होते हैं, अंदर से करप्शन आ चुकी होती है, अब वो इस गंदे तालाब में सरता पा जो है ना वो नहाते हैं और उस एग्जिस्टेंस के लिए करप्शन करते हैं ताकि आगे निकलें। अच्छा, ये भी एक हकीकत है कि जब आप इस तरह की गंदगी में, वो जैसे होता है ना, मिसफॉर्चून अकेली नहीं आती तो बुराई भी अकेली नहीं आती, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसी तरह आप ये समझ लें कि फ़र्ज़ करें एक इदारा है, कोई भी है, उसमें एक बंदा अगर करप्ट ऊपर आ गया है, उसने अपने इर्द गिर्द भी सारे करप्ट रखने हैं ताकि उसकी करप्शन पे पर्दा पड़ा रहे। तो ये तो फिर एक यूं समझिए लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। ये तो एक उसका नेचुरल प्रोसेस है। बाकी जो कोई ऐसा मुल्क हो जैसे कि लोगों की नज़रों में हो, मुक़्तदिर तबकात की नज़रों में हो, या ये कह लीजिए कि अब तो दुनिया ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार, पूरा ग्लोब विलेज की सूरत इख्तियार कर गया ना, तो उसका भी तो कोई चौधरी है ना। उन चौधरियों को कोई मुल्क अगर कांटे की तरह खटकता हो तो वहाँ जैसे आपने बताया, वहाँ तो प्लानिंग के तहत करप्शन लाके ना प्लांट की जाएगी, हिटमैन जो भेजे जाते जी वो किया जाएगा, और उसको बाकायदा एक मुस्बत इकाई के तौर पर पेश किया जाएगा कि मुस्बत वैल्यू के तौर पर पेश किया जाएगा। तो फिर उसमें तो उन्हीं लोगों को फैसिलिटेट किया जाएगा ना कि जिनकी करप्शन की दास्तानें आपके पास रिकॉर्ड में महफूज हों, कि कल अगर ये दाएं बाएं जाएं ना तो कंट्रोल उनको, बिल्कुल दाएं बाएं जाएं तो इनको फिर काबू किया जा सके। अच्छा सर, हम जब करप्शन को देखते हैं तो करप्शन का मतलब जाहिर है कोई कुछ औसाफ होते हैं, तो करप्शन मकसद क्या है? ये कोई डिजीज़ है, ये कोई बीमारी है, या फिर इंसान की जिबल्लत के अंदर ही कुछ अल्लाह ने ऐसा मादा रखा हुआ है जो करप्शन की तरफ माइल होता है? तो इस पे कुरान किस तरह रोशनी डालता है, कोई हिदायत या कोई डायरेक्शन? देखें, जो जब आपका वो प्रोग्राम सही काम कर रहा हो ना, तो आपके अंदर देखें अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा रहने के लिए भी कुछ इंस्टिंक्ट्स दिए, ठीक, उसके यानी आप अगर ना भी ज़िंदा रहना चाहें तो वो जिबिल्लतें आपको ज़िंदा रहने पे मजबूर करती, जैसे हवानात का मामला है, वो चीज़ें अल्लाह ने इंसान को भी दी। अब शादी कराने के लिए किसी नबी को भेजने की ज़रूरत तो नहीं है ना, मतलब वो आदमी बच्चे पैदा करता है, खाना खिलाने के लिए और घर बनाने के लिए, ये आप हमारी जिबिल्लतें हैं। अच्छा, मिलजुल के रहना एक इजाफी जिबिल्लत है इंसान की। ये वो चीज़ें हैं जो फी नफ्स से ही तो इस मकसद के लिए थी कि इंसान जिंदा रहे, ये ना हो कि एक्टिविटी रहे, भाग दौड़ रहे। नहीं, दुनिया अब ये जो सारी तरक्की हुई है तो इसी बुनियाद पे हुई है, ये थे तो इसलिए। लेकिन जब ये अपनी हुदूद से मुतजाविज़ हो जाते हैं ना, जब आदमी जो जैसे कहते हैं अल्टीमेट ग्रेटिफिकेशन की तरफ चला जाता है, तो फिर ये वो सिलसिला शुरू हो जाता है जिसका कोई इंतहा नहीं है, कोई खात्मा नहीं है, कोई उसमें इख्तिताम नहीं होता है। ये वो शय है कि जिसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ही ने अंदर इंसान के अंदर एक मैकेनिज्म रखा है, जिसे आम तौर पर हम ज़मीर कहते हैं, जिसे कुरान नफ्से लव्वामा कहता है। वो पहला वो जो है ना, वो तो इंसान को बुराई की तरफ खींचता है, इन्ना नफ्स अम्मारतुम बिस्सू। अब उसको बैलेंस करने के लिए अल्लाह ने नफ्से लव्वामा रखा है कि भाई इंसान उस तरफ जब झुकी जा रहा हो तो उसको वो पीछे से खींचने वाला। ठीक, इसे कुरान मजीद ने दूसरी जगह पे जो है ना वो सूरतुल अलक में भी बयान किया, इन्नल इंसान लयतगा, बेशक इंसान सरकशी तुगयानी यानी करप्शन की तरफ चला ही जाता है। ठीक, और राह हुस्तगना, क्योंकि वो देखता है यार यहाँ पकड़ने वाला कोई नहीं है, मतलब चोरी से ये वो करके या ताल्लुकात से या कोई एजेंडे के तहत आप कुछ कर लें, कोई पकड़ने वाला नहीं है। आपको जब ये अश्योरेंस हो जाए कि आपको पकड़ेगा कोई नहीं, तो फिर ये हो जाता है कि इंसान करप्शन की तरफ चला जाता है। सही, तो वहाँ बैलेंसिंग फैक्टर फिर एक और है, इन्ना इला रब्बिका रुजा, बेशक तुझे अपने रब की तरफ लौट के जाना है। यानी एक बंदे को, एक इंसान को करप्शन से मतलब पूरी तरह बचा के रखने वाली शय रब के सामने जाके खड़े होना है। अकाउंटेबिलिटी रब के सामने, अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी। एक अकाउंटेबिलिटी आपकी अपने नफ्स के सामने, अपनी खुदी के सामने है, एक अकाउंटेबिलिटी आपकी वो है जो आपकी माशरे के सामने। वो एक पूरा सिस्टम होना चाहिए, हर शख्स अकाउंटेबल होना चाहिए, कोई मासबे से जो है बालातर नहीं होना चाहिए, तब वो सीधा रहेगा। बिल्कुल
ठीक है ना। और इससे भी बढ़कर एक ये है कि आपने अपने रब के सामने जाके खड़ा होना है, वो आपको ये सारा पूरा आपका निज़ाम सीधा रखेगा। तो असल तो करप्शन वहीं से शुरू हो जाती है जब आपका वो मैकेनिज्म अंदर से ख़राब हो जाता है। वो जो आपका नफ्स लवामा है, ज़मीर है, वो जब मर जाता है, सो जाता है, या उस खिलाफ उसके बरखिलाफ चल के वो तो उसका वो काम करना छोड़ देता है। तो जब वो ज़मीर मुर्दा हो जाता है, ये अब एक मुर्दा शख्स है, ये करप्ट आदमी है। और फिर ऐसे ही लोग, जब माशरे के अंदर कोई ऐसा सिस्टम ना हो उसको पकड़ने वाला या कोई सीधा रखने वाला, तो फिर ऐसे ही लोग फिर ऊपर जाते हैं। एग्जिस्टेंस फिर उनकी जो है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के उसूल पर फिर वही जो है ना सबसे ऊपर जाते हैं। बिल्कुल, वो कल्चर भी बन जाता है, वही कल्चर बन जाते हैं, वो उसी को सबात हासिल हो जाता है। और ऐसे माशरे में फिर जो नेक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कूनू खदरों में जाके पनाह ले लेते, साइड ट्रैक हो जाते हैं। वो फिर सामने मतलब वो कोई मेन स्ट्रीम में नहीं आते फिर वो। सही यही वजह है कि अंग्रेज़ी का वो इस्तिलाह भी है कि हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी ट्रेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट अथॉरिटी करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो हम देखें कि यही जो आपने जिस तरह बात की कि जब ये ताकत आती है और फिर करप्शन भी होती है, तो फिर उसके कोई देयर इज़ नो एंड टू इट, उसका कोई एंड नहीं होता। फिर तो वो किसी एक मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। एक फितरत आपके अंदर है जो करप्ट हो जाती है, एक आपकी कायनाती फितरत है जो करप्ट नहीं होती। सही, आपके अंदर की फितरत आपकी माशरती फितरत को, जो कलेक्टिव फितरत है, उसको करप्ट कर देती है। सही, वैल्यू स्ट्रक्चर ऊपर नीचे कर देती है। सही, लेकिन आपकी कायनाती फितरत नहीं बदलती। ठीक है, नतीजा क्या निकलेगा, आपका पूरा निज़ाम उस कायनाती निज़ाम के साथ मुतसादिम हो जाएगा। तो कुछ अरसे के बाद फिर वो जो कायनाती साइकिल है ना, उसकी लपेट में आ जाएगा। सही। और जैसे किसी आप बेकार शय को डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो इस तरह ये पूरी सोसाइटी, ये जो करप्ट सोसाइटी है, ये नो इंसानी की वो हिस्सा मिटा दिया जाता है। यानी कि नेचर का भी सर एक पर्जिंग का प्रोसेस है सर, हर जगह है। आप देखें, ये आपकी बारिशों का निज़ाम है, क्या करते हैं, ये फजा की पर्जिंग कर देते हैं ना, सफाई कर देते हैं, जिस्म की बीमारी से जिस्म की करता है उसको। ये हर जगह ये कुदरत का निज़ाम है जो चल रहा है। बिल्कुल, आप उससे बाहर नहीं है, आपको इतने आज़ाद नहीं है। ठीक है, आप बेशक मरीख पे चले जाएं, लेकिन आप फितरत के रास्ते में मज़ाहिम नहीं हो सकते। तो जब आप इस हद तक बेकार हो जाएं, तो ये फितरत खुद उठा के बाहर फेंक देती है ऐसे अनासर को। कुरान मजीद इन्हीं कौमों का जिक्र कर रहा है, ये कौम नूह है, ये कौम लूत है, ये फलानी है, ये कौम शुएब है। तो ये कौमें इसी तरह बर्बाद हुई। सर, इसका मतलब ये है कि करप्शन में क्योंकि बढ़ोतरी आती है, तो क्या ये, बल्कि मुझे एक मकाम याद आ गया, मैं वो आपको, सूरत शम्स में वो जिक्र है ना, फालहमाहा फुजूरहा व तकवाहा कद अफलहा मन ज़क्काहा। बामराद होगा, फला पाएगा वो जिसने इसका तज़किया कर लिया, यानी इसको सही रुख पे नशोनुमा दिए। सही। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने अपनी इस मैकेनिज्म को ज़मीन में दसा दिया, वो बर्बाद हो गया। फिर आगे वही कौम जो है ना, उसका जिक्र है साले का, जो ऊँटनी वालों का जिक्र है, तो उसको सारी कौमों का एक वो समझ लीजिए एक इशारा के, सारी कौमें जो हलाक की गई वो इस वजह से हलाक की, उनके अंदर ये करप्शन आ गई थी, ये फसाद आ गया था। यानी कि सर करप्शन स्टैटिक नहीं है, करप्शन की भी स्टेजेस हैं। बिल्कुल हैं, और स्टेप बाय स्टेप ये बिल्कुल। ये देखें सर, ये आप इसे यूँ समझें ना कि जब हम जैसे बच्चे की तवज्जो डाइवर्ट करते हैं, तो ऐसे ही जब कुछ लोगों की तवज्जो किसी जिस पे वो फोकस होना चाहिए उससे डाइवर्ट कर दें, बेशक हम झूठ ना बोलें, जिस पे फोकस होना चाहिए उससे हटा दें, तो ये करप्शन का पहला कदम है सर। ठीक है, लेकिन ये बड़ा हल्का फुल्का है, ऐसे आप बुराई समझेंगे भी नहीं, ये तो मतलब बड़ी हल्की सी बात है। लेकिन आपने अपना रुख जरा करप्शन की तरफ कर लिया है, इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा कि आप किसी का रुख फेरने के लिए झूठ भी बोलें, आर्गूमेंट झूठे दें, युजादिलून बिल बातिल, बातिल तरीके से मतलब आर्गू करें। निफाक की पहली मंजिल झूठ है, वो झूठ, और फिर उस वही करप्शन का आगाज हो गया ना सर। अच्छा, अब इसका मतलब ये कि आपका अंदर मर रहा है, ये झूठ बोलते ही झूठ, वो जो कहा गया ना वल कज़िब युहलिक, ये झूठ वो शय जो आपको हलाक करता है। सही। इसका मतलब आपने रुख गलत रुख पे फेर लिया है। सही। अगली मंजिल क्या आएगी, आपका झूठ ज्यादा अरसा तो नहीं चल सकता। बिल्कुल। तो फिर आपको उसकी जगह पे वो अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी होगी। यानी जो बोलेगा ना, पहले तो आपने झूठ से बड़ा, वो पैसिव है काम, आपने झूठ बोल के उसको मुतमईन कर दिया। ज्यादा अरसा आप झूठ से काम नहीं चला सकते, वो मुतमईन नहीं हो सकता। वो आपको सामने आपके बातिल आर्गूमेंट के मुकाबले में हक आर्गूमेंट लेके आ जाएगा, आप नहीं खड़े हो सकते। अब मजबूरी है आपकी कि आप उसकी नाक तोड़ दें, उसके दांत तोड़ दें, आप उसे चुप करा दें, उसे वो जो है ना कहते हैं मिसाल बना दें बाकियों के लिए कि जो बोला उसका ये हशर कर देंगे।
फिर आप उकूबत खाने बनाएं, लोगों को जा जा के जो है ना वो समंदर में फेंकें, गायब करें, ये उसका लाजमी नतीजा है। ठीक। जब आप इस जगह पे आते हैं, एक साल बच्चे रखें, दूसरे साल मारें, वो जो फिरौन ने किया था। सही। तो जब आप इस जगह पे आते हैं तो ये करप्शन जो है ना, आपने यूं समझ लीजिए कि फिस्तायत की सूरत इख्तियार की, फैशिज्म आ गया है। सही। झूठ भी फैशिज्म ही की पहली सतह थी, लेकिन वो जरा एक तरह के सोफिस्तायत का अंदाज है। सही। यानी आपने जरा थोड़े दलाइल से और अकल का जबर है वो। अब ये डंडे का जबर आएगा, क्योंकि अकल का जबर ज्यादा अरसा तक तो नहीं चल सकता है, आप डंडे का जबर लेके आएंगे। तो ये जो डंडे का जबर है, फिर ये वो है जो बहरहाल वही बात है, इंसानी फितरत इससे इबा करती है, एक वक्त आता है इससे बगावत पैदा हो जाती है, नफरत, मतलब इस तरह की फर्द से कोई मोहब्बत तो नहीं कर सकता। और सर हमने ये देखा है ना कि जैसे आपने शुरू में भी जिक्र किया कि हमारे भी यहाँ पे रिजीम चेंजेस होती रही, तो एक के बाद दूसरा, लेकिन हर आने वाला दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है करप्शन का। और हमने सारे फेजेस और शेप्स और फेसेस देखे, लेकिन करप्शन जो है वो परसिस्टेंट रही है। तो शायद ये भी करप्शन की एक इर्तिका का प्रोसेस था जिससे हमारा माशरा गुजरा है, और अब जहाँ पे हम पहुँचे हैं तो शायद ये वही बात है कि वो जो प्रोसेस था वो झूठ से दो चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं बल्कि। पहली बात यह है कि हिंदुस्तान में करप्शन तो अंग्रेज़ लेके आए, उसकी ज़रूरत थी। ठीक है। दूसरी बात यह, पाकिस्तान बनने के बाद वो जो थोड़ा बहुत बीज डाल दिया था ना उसने, अगरचे कि वो अभी इतना नज़र नहीं आता था कि आवाम की सतह पर भी वो करप्शन इस तरह आ गई हो, लेकिन ये कि पाकिस्तान बनने के बाद उसने एक नई सूरत इख्तियार कर ली। वो झूठे क्लेम वगैरह, वो जो कुदरतुल्लाह साहब ने सारी कहानियाँ लिखी हैं, वो उधर जो कुछ भी नहीं होता था इधर आके लैंडलॉर्ड बन के अपने वो कागजात जमा कराता था, ये हो गया। अच्छा, फिर इसी पे लोगों ने अपनी नस्लें तब्दील की, वो अरबी बने, कोई क्या बने, मुख्तलिफ जो भी वो अपनी ज़ातें तक वो तब्दील की, तो झूठी अलाटमेंटें कराई, ये यहाँ से शुरू हो गया। फिर अगले मंजिल वो आई है कि वैसे तो आपकी सियासत तो रही नवाबों के पास, जो वो वाले करप्ट थे जिनको अंग्रेज़ ने करप्ट किया था, लेकिन बहरहाल उनके अंदर अब 2-3 नस्लें गुजरने के बाद कुछ ना कुछ रख रखाव, ये वो किसी दर्जे में, वो लोफरपुना उनमें नज़र नहीं आता था, वो बिल्कुल ही सतहियत नहीं थी, या अंग्रेज़ के साथ रह के कुछ एटिकेट सीख लिए थे। भुट्टो साहब के दौर में आपने जमहूरियत को जब वो किया ना, गलियों में लेके आए, तो गली में यहाँ पहले ही जो है गुंडे का राज था, ठीक है ना, तो सियासत भी गुंडों के हाथे चढ़ गई। अब गुंडों के पास जब सियासत वाला इख्तियार भी आ गया तो उन्होंने वो वाली करप्शन शुरू की जिसके हम रूनर होते हैं। ये नहीं है कि ये कोई झूठ है, आपके सियासतदान वो इस काबिल कभी भी नहीं हुए कि वो मुल्क चलाने की एहलियत अपने अंदर पैदा कर सकें। ये अपनी जगह पे एक हकीकत है, और वहाँ पे भी जायज़ आदमी तक पहुँची भी नहीं है। लेकिन ये इस सारी चीज़ को देखते हुए एक इंटरनेशनली भी तो एक प्लान चल रहा था ना, क्योंकि आपके मुल्क का एक ख़ास जो एक नज़रिया है वो दुनिया को पसंद नहीं था, लिहाजा लोग नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें। लिहाजा आपके इस बीज को, या जो भी थोड़ी बहुत करप्शन थी, इसको बाकायदा एक इदारा जाती सूरत दी गई। ठीक है ना, वो इसलिए दी गई ताकि ये लोग कामी हों और कभी भी हमारे मुकाबले में खड़े ना हो सकें, और वो देने के लिए फिर उन्हीं लोगों को आगे लेके आया गया कि जो करप्ट थे। एक तो वो ज़रूरत होती है कि करप्ट बंदा करप्ट को लेके आता है, और दूसरा ये कि इसका ये फ़ायदा होता है कि कभी भी बगावत करे तो पनामा लीक्स आ गई, ठीक है, वो फाइल खुल गई। अभी भी जो खुल रही है ना, ये कोई ये ना समझे कि ये कोई किसी एजेंडे के बगैर है। सही। हर चीज़ का एक मतलब उसके पीछे एक मकसद होता है। मुझे याद है जब ये पनामा आई थी तो मैंने कहा इसका मतलब ये होता है कि किसी कारून ने, ये दौलतमंद लोग हैं ना, करप्शन से बल्कि जिक्र भी किया, जी, किसी कारून ने किसी फिरौन के खिलाफ बगावत कर दी है, कम अज कम पोजीशनिंग वो कर ली है जो उसे पसंद नहीं है। सर आज भी तो हमारे स्कैंडल खुल रहे हैं, इसीलिए खुल रहे हैं। आप देखें ना, एक शिफ्ट आ रहा है ना आपकी फॉरेन पॉलिसी में, आ रहा है, आएगा नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ खिसकाव तो नजर आ रहा है ना। आप कह रहे हैं जो रीजनल सऊदी अरब और ईरान और इसमें जो भी इस वक्त जो चक्कर चल रहा है, चाइना, सीपेक, तो कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी को पसंद नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह की जरा थोड़ी सी वार्निंग है कि हमारे पास ये सारा कुछ है भाई, आप जरा, अभी तो फर्द की बात है, बात इससे आगे भी बढ़ सकती है, ठीक, तो आप ज़रा हमारी लाइन को देखें, हमारा ख्याल रखें, हमारे मफादात खित्ते में, और आपके दोस्त दुश्मनों का फ़र्क हमें भी पड़ता है कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, आप किस कंपनी को फॉलो करते हैं, ये बहरहाल हमारे कुछ हैं स्टेक्स हैं, आप उनका ध्यान दें। ठीक हो गया सर। आपने इदारों की बात की अंग्रेज़ के टाइम से, कि अंग्रेज़ ने ऐसे इदारे बनाए, ऐसा निज़ाम बनाया, तो हम ये देखते हैं कि ज़ाहिर है उस निज़ाम की बाकियात तो हमारे अभी भी
आप कह लें कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है और बहुत सारे इदारों का जो सिस्टम है उसमें तो प्रिवेलेंट है, तो ज़ाहिर है एक चीज़ तो समझ में आती है कि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ उसके जो असरात हैं या उसका जो एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, सिस्टम ऑफ अप्रोच है, जो स्ट्रक्चर है ना वही करप्ट है, वहाँ पे करप्ट और वो परसिस्ट हो रहा है। यानी वो आपने जैसे अभी बात की थी ना, पूरा कंप्यूटर करप्ट हो जाते हैं। अब उसमें आप एक बिल्कुल नई नवेली हार्ड डिस्क ला के लगाएं तो काम करेगी? जब वो आपका सिस्टम ही करप्ट हो चुका हो, ये वर्क नहीं कर रहा है। अब इसमें आप जाके जो मर्जी जो है ना वो तब्दीली वाला खान ले आए या जो भी ले आए उसको इंस्टॉल करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बिल्कुल सही। ये पूरी ओवरऑलिंग की जरूरत है, पूरा ये यानी स्ट्रक्चर बदलने की जरूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा सर, तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो क्या करप्शन जो है वो रेगुलाइज या इंस्टीट्यूशनलाइज भी हो सकती है कि उसको कोई ऐसा लिबादा मतलब पहनाया जाए बज़ाहिर कानूनी लगे? बज़ाहिर कानूनी लगे सर, इसकी मिसालें हमारे माशरे में, अच्छा जी, देखें मतलब इसकी तो बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। यानी इस एतबार से तो हमने वो काम किया है कि जो यहूदियों से भी नहीं हुआ होगा। अच्छा जी। मैं आप सबसे पहली बात ये देखें, आपका पुलिस वाला रिश्वत लेते हैं जी, वो ट्रैफिक पुलिस वाला, ठीक, मैं वो दूसरे पुलिस वाले की क्या कहानियाँ सुनाऊँ, उसकी बात करते हैं। वो रिश्वत लेते हैं तो वो गाड़ियों से चालान नहीं काटता, पैसे ले लेते हैं। आपने चालान के अंदर उसकी बाकायदा जो है ना कमीशन रख दी है, बिल्कुल एक शेयर होता है जो अब उसको मिलेगा जी, ठीक है जी। तो ये क्या किया आपने? ये कानून है कोई? ये कोई आपने अदल किया है? नहीं, ये आपने उसकी करप्शन को लीगलाइज किया है, रेगुलराइज किया है। ठीक हो गई जी बात। ये एक मिसाल मैंने दी है जिसकी, ये आपके जो नेब वाले जो कुछ करते हैं ये क्या है? बिल्कुल प्ली बार्गेन में सर सारा कुछ क्या है जी। हाँ। तो अच्छा, ये बिजली मैंने चोरी कर ली, ठीक है, वापडा इस काबिल नहीं है कि मुझे पकड़ सके, तो उसने क्या किया जी, टोटल जो इस इलाके में चोरी हुई है वो सब उन लोगों पर डाल दी जिन्होंने चोरी नहीं की है। ये करप्शन नहीं है, ये कानूनी करप्शन है जो वापडा कर रहा है। अच्छा, कम नाप तोल करना, बिजली कम देना और यूनिट ज्यादा डाल देना, ये तो खैर इसको छोड़ें, ये तो अलग है, ये अदारों की करप्शन है। अच्छा, अब आ जाए जरा इसको दूसरी तरफ से देखें ना, ये आपने जो इस्लामी बैंकिंग शुरू की है ये क्या है? जो आप यानी खुद आपका कहना ये है कि हमारे इस माशरे में सूद के बगैर हम नहीं चल सकते, तो उसको उसकी बुराई को जिस हद तक कम कर सकते हैं उतना कम कर लें, ये इस्लामी बैंकिंग है। आपने ये नहीं कहा कि ये कोई आइडियल निज़ाम है जो हम दे रहे हैं, आपने ये कहा कि हमने उसकी बुराई को कम किया है। बिल्कुल। तो आपने कानून यानी आपने आज की मजबूरी को कानूनी सूरत दे दी है। वो क्या है, इस्लाम क्या, मुल्क की कानून सबका इसी तरह हो रहा है। बिल्कुल। लोग तो इसी धोखे में है कि शायद ये वाकई एक हलाल तरीका है, हालांकि ये हलाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो एक बुराई को थोड़ा सा आप कह लें कि उसका दर्जा कम करने की कोशिश की है। वो बुराई आपने तो सूअर को ज़बह करके खाया है। बिल्कुल ठीक है ना, आपने कहा यार ये इसको चलो ज़बह तो कर लेते हैं, खाना तो लाजमी है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बिल्कुल। तो इसको इसी तरह खाने से बेहतर है कि ज़बह करके खाएं। और सर वही बात है कि जब वो निज़ाम जो है वो निज़ाम वैसे ही सूद के ऊपर, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग के ऊपर पूरा कायम हुआ, जिसमें लोन ही शुरुआत है उस इकोनॉमिक सिस्टम की, तो उसमें ये जो इस्लामिक बैंकिंग है, आपका तो मजमून है ना जी, आप समझते हैं सारी बात को, सब आपके सामने क्लियर। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ आपके सवाल की रोशनी में कि ये बिल्कुल यानी आप उसे रेगुलराइज कर सकते हैं, करप्शन को हुई है हमारे माशरे में हुई है। अच्छा, फिर जब आप ऐसे कवानीन बना लेते हैं, आपके असम्बली में जो लोग चले जाएं उनको अगर किसी ने उनकी गाड़ी को रोक दिया किसी पुलिस वाले ने, तो वो तहरीक इस्तेकाक पेश कर देते हैं। सही, ठीक है, और उनकी खातिर आपकी गाड़ी 3 घंटे रुकी रहे, आपका बच्चा बीमार हो, वो गाड़ी में पड़ा रहे शदीद गर्मी में, आपका इस्तेकाक मजरूर नहीं होता, ये करप्शन नहीं है। और ये रेगुलराइज करप्शन है, मतलब वो समझा जाता है कि वो बात ठीक है, ये इसका हक है उनको। तो इसकी तो और भी मतलब एक कहीं पे आपको फैसिलिटेट ज़्यादा किया जाता है, आप को जिसे कहते हैं नवाजा जाता है, आपको सोने में तोला जाता है, जबकि उसी क्वालिफिकेशन के साथ किसी दूसरी जगह पे किसी दूसरे आदमी को, उससे बेहतर आदमी को, ज़्यादा लायक आदमी को वो सारी सहूलतें नहीं मिलती। तो ये भी तो एक कानूनी शक्ल में करप्शन की सूरत है। तो सर इसमें तो यानी जब आप कानून इम्तियाजात की बुनियाद पर कानून को के डबल स्टैंडर्ड बना देते हैं, तो यही तो करप्शन है। बिल्कुल। और ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को बड़ी हमें अक्रॉस द बोर्ड नज़र आती है। और अगर वही इस्तेलाह जो हमने पहले बात की थी कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, तो फिर तो ये है कि जहाँ जहाँ ताकत का मैवर बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन नजर आएगी। ये कोई छुपी बात नहीं है सबको, चाहे वो प्लॉट्स की सूरत में हो या वो कोई और इंसेंटिव्स की सूरत में हो, तो
तो वो तो है ही है। उसी का ही सर part इससे and आगे parcel भी है। जाके देखें ना सर कि मतलब आप इसको देख लीजिए कि अगर कोई आम आदमी कोई जुर्म करे तो कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं। जी हाँ। कुछ लोग हैं जो कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकते, हाँ, तो लोगों को नजर नहीं आता यार ये क्या है, हाँ, बिल्कुल ये स्पेशल चाइल्ड किधर से आए हैं। बिल्कुल रेगुलाइज हुई हुई है करप्शन। बिल्कुल। तो सर ये अब ये माहौल तो इस वक्त है हमारे मुल्क में, और हमने देखा कि अब ये एक अच्छा इस करप्शन का क्लाइमेक्स आप उधर देखें ना, जब आपका प्रेसिडेंट कहे, सिटिंग प्रेसिडेंट कहे जी कि मैंने वादा ही किया था ना, कुरान और हदीस तो नहीं लिखा था, तोड़ दिया वादा, क्या हुआ? जी मतलब वो कैरेक्टर बिल्डिंग तो है ही नहीं ना। यानी इसका मतलब है कौम को ये शय बुरी लगती ही नहीं, जी हाँ वगरना आपके कौम, ये बात आप अमेरिका में कह के देखें ना। बिल्कुल। फिर से वो यू टर्न लेना तो कोई बात ही नहीं रही। एक्सेप्टेड एक नॉन सर ये तो अब यह है कि जो यू टर्न नहीं ले सकता वो एक नाकाम आदमी है, हाँ, वो एक बुद्धू आदमी है, हाँ, वो एक उसे आप कहें कि ये सोसाइटी में चलने के काबिल आदमी नहीं है, इसको तो काम ही नहीं करना। काम करना आता ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सर ये है कि हम अगर इसका इर्तिका देखें तो इसका मतलब है कि ये जो झूठ से शुरू होता है तो ये फैशिज्म पे जाके लाजमी लाजमी वहाँ खत्म तक होता है। लाजमी पहुँचते हैं। और ये तो आप रियासत के नीचे भी अगर आप छोटी जमातों की सतह पे भी देखें ना, जी ये जो डेथ स्क्वाड बने बाज जमातों के अंदर, राइट, वो कोई बाहर के लोगों को तो कम कत्ल करते हैं, अपने लोगों को कत्ल करते हैं। बिल्कुल सही। क्यों करते हैं? कि जब इन जमातों के अंदर करप्शन आती है तो अगर अंदर से कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको अपनी जमात का ही डेथ स्क्वाड जो है ना उसको कत्ल कर देगा। यानी कि जिस वक्त वो जमात या इदारा करप्शन के उस लेवल तक पहुंच जाए जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो क्लाइमेक्स है, तो उसके बाद फिर उसके जो अपने मेंबर्स हैं वो भी अगर उसके खिलाफ हो तो उनके साथ वही ट्रीटमेंट होती है जो बिल्कुल वो सबको बराबर रखेगा बाकियों के साथ। हाँ, क्योंकि अब तो वो उसकी मफाद जुड़े हुए हैं। अब उसकी तकसीम की बुनियाद बदल गई है। ठीक है। अब अलाइनमेंट की बुनियाद बदल गई है। हाँ, अब जो करप्ट है वो मेरा है, जो नहीं है वो खतरा, वो उससे मुझे खतरा है। उससे भी खतरा है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर पाकिस्तान में करप्शन की फिर हिस्ट्री जो है इसका मतलब है कि इसकी पैदाइश के साथ ही पैदाइश के साथ ही थी, और उसमें आपने क्या तरक्की करते 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 वो इस जगह पे पहुंच गई है कि आज कि जहाँ आज है। कपड़े उतार दिए। अब करप्शन को बुरा कहना जो है ना, वो जो हदीस में आता है ना, इज़ा राअयतुमुल मुनकरा मारूफ, जब तुम्हें बुराई अच्छाई नजर आनी शुरू हो जाएगी, हाँ, लोग समझेंगे ये बड़ा तेज बंदा है यार, इन्हें इधर भी हाथ मारे, उधर भी हाथ मारे, फलाने भी किता है, बड़ा तेज बंदा है, हाँ। उसकी तारीफ की जा रही होगी जो करप्शन कर ले। इसीलिए सर हम देखते हैं कि कोई इदारा भी अब करप्शन के वो जो कहते हैं ना कि वो जो इमेज या उसका जो एक इफेक्ट है उससे साफ नहीं है। साफ हर नहीं है, जगह पे बल्कि ही- उसको अब परवाह भी नहीं है कि मेरी साख खराब हो रही है। अच्छा, सर देखें ना, बात ये है, बंदा कोई करप्ट हो भी, ठीक है ना, तो जब उसकी करप्शन बाहर निकल आए तो उससे बहरहाल इदारे के ऊपर अफेक्ट तो आता है ना। जी हाँ, तो अपनी उस साख को बचाने के लिए तो उस बंदे को, अब भाई उसे बेशक रिश्तेदार भी उसे कहो यार ये तो खानदान का मसला बन गया जी हाँ। है, पूरा खानदान बदनाम होगा, तो तुम्हें तो लटकाना पड़ेगा हाँ, खानदान की साख बचाने के लिए। तो जब आप उसे पूछें भी ना तो इसका मतलब ये है कि अब आपको खानदान की साख की परवाह नहीं, यानी वो जो ब्लैक शीप्स की जो पर्जिंग का एक प्रोसेस होता था पहले, अब वो भी नहीं रहा। वो भी नहीं। तो सर ये तो फिर मतलब ये तो अल्लाह की तरफ से एक अजाब का शक्ल नहीं है? ये बड़ी बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। ये तो बदकिस्मती है बड़ी। सर ये तो कुरान मजीद ये बात कहते हैं ना कि जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का, दो बातें कहते हैं ना कि इज़ा अरदना नोहले का करियतन अमरना मुत्रफीहा, जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का फैसला करते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को छूट दे देते हैं, डील दे देते हैं, उन्हें खुले मौके दे देते हैं, फसकूफिया, खूब गंद मचाते हैं, फिस्को फजूर, वही फजूर, बिल्कुल ठीक है। तो फिर फ़हक्का अलैहिल कौल, तो उस पर हमारी दफ़ा लागू हो जाती है कि ये फसादी लोग हैं, ये करप्ट हो गए हैं, अब इनको ख़त्म होना है, 10 साल हो गए ना, तो वो दफ़ा लागू हो जाती है। फदम्मरनाहा तदमीरा, जड़ से उखाड़ के फेंक देते हैं। दूसरी जगह कहते हैं, वो बड़ी बहुत ही डरावनी बात है जो वहाँ पे आई है कि जब हम किसी बस्ती को हलाक करने का फैसला करते हैं तो उसके जो बड़े लोग होते हैं ना, अकाबेरा मुजरिमी, हाँ, उसके जो अकाबर हैं उनको मुजरिम बना देते हैं। अच्छा, इसका एक और तर्जमा भी किया गया है, उस बस्ती से चुनकर मुजरिमों को बड़ा बना देते हैं। दोनों हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक। बड़े मुजरिम हो गए, बात एक ही है। असल बात क्या है, जो जितना बड़ा होगा इतना बड़ा मुजरिम होगा, इतना बड़ा करप्ट होगा। जिसके पास जितनी ज्यादा अथॉरिटी होगी इतनी ज्यादा करप्शन करेगा। वही एब्सोल्यूट पावर करप्ट, वही बात हो गई, ठीक है।
ये अलामत है, कुरान मजीद के नज़र में ये अलामत है किसी सोसाइटी के बहुत करीब ही ख़त्म होने की, हलाकत में पड़ने की, बर्बाद होने की। बिल्कुल ठीक हो गया। तो सर फिर तो हमारा अगर किरदार देखें, हम अपने सारे इदारों को देखें और उसमें कोई भी सियासी जमात हो, दूसरे इदारे हों, अदलिया का सिस्टम हो, मतलब बड़े हमारे जो दिफाई इदारे हों, कोई भी हो, हर जगह पे ये शेड्स तो हमें नज़र आते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर अल्लाह की नज़र में हमारा बहैसियत एक कौम मतलब क्या करैक्टर है? मतलब अल्लाह ज़ाहिर है हमें किसी पॉजिटिव या अच्छे ज़ाहिरी अलामात तो सर ठीक नहीं है। ज़ाहिरी अलामात जैसे देखें, अब करप्शन हमारे अंदर इस तरह रच बस गई है, जैसे वो सूरह बकरा में आता है ना, वह उशरबू फ़ी क़ुलूबिहिमुल इज्ल, यहूदियों के बारे में आता है कि इनके दिल में पवस्त कर दी गई है बछड़े की मोहब्बत जी। तो अब करप्शन के बछड़े की मोहब्बत हमारे दिलों में इसी तरह पवस्त हुई है। मतलब कैसे कैसे लोग हमने झूठ बोलते देखे हैं सर, आप सोच भी नहीं सकते। तो वो यानी वो जो निफाक की अलामात हैं वो माशरे में बिल्कुल रच बस सी गई हैं। तो इसमें तो कोई बज़ाहिर उम्मीद नज़र नहीं आती। तो जबकि ये कि मसला दूसरा ये भी है कि ये मुल्क हमेशा कुछ मतलब इससे बहुत से काम भी लिए गए हैं, लेकिन ये कि हदफ पे भी रहा है। अपने नज़रिए के एतबार से हमेशा हदफ पे ख़तरा महसूस किया गया है। एक पोटेंशियल इसका नज़र आया है कि भाई हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, तो उस वजह से इंतज़ामात भी किए गए हैं। तो ये जितने इदारों का आपने नाम लिया, तो ये तो बाकायदा प्लानिंग से सिस्टमेटिकली तबाह किए गए ना सारे। तो अंग्रेज़ के दौर में तो ऐसे नहीं थे, बाद में किए गए हैं ये सारे, आहिस्ता 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 यहाँ पहुँचाए गए। तो हम देख रहे हैं हमारे मुल्क का जो नज़रिया था वो तो कुछ ज़्यादा अरसा प्रिवेल नहीं कर सका। तो हमें जिस चीज़ ने जोड़ के रखा वो देखें, हमें वतनी कौमियत तो जोड़ के रख नहीं सकती, उससे तो सिंधु देश निकलेगा, बलोचिस्तान की तहरीक निकलेगी, हर एक अपनी अपनी बात करेगा। उस तरफ अगर जाएँ, जोड़ के हमें रख सकता था इस्लामी जो है ना आइडियालॉजी, उसकी तरफ हम गए नहीं, उसी आलमी दबाव की वजह से उधर हम गए जा नहीं सके। तो फिर जब आपके पास जोड़ने की कोई मुस्बत बुनियाद ना हो तो कोई ताकत ही होती है ना जो आपको जोड़ के, कोई डंडा होता है जो जोड़ के रखता है, अब्बा जी का डंडा। तो वो जो अब्बा जी का डंडा है उसने आपको जोड़ के रखा हुआ था, वो फौज का डंडा है जिसने जोड़ के रखा हुआ था। अब ये जो सारी आप घेरा तंग होते नजर आ रहे हैं, पहले सियासतदान बदनाम हुए, वो हुआ, उनसे तो जान छूटी आपकी, तो अब ये सारा घेरा वहाँ तंग हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब उनको भी अदब पे रख लिया गया है ना। अच्छा, तो जब वो भी अदब पे आ गए तो बात अगर मानते हैं तो वो भी जो ज़ाहिर है बल्कनाइजेशन का प्रोग्राम है, नहीं मानते हैं तो फिर खुद इशारे दिए जा रहे हैं कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं। सही। तो ये जो सिचुएशन है ये है तो बड़ी ही, जैसे कहते हैं ना, बड़ी गंभीर सूरत हाल बन गई है, सालमियत के लिए सालमियत, इस्तेकाम और बका के लिए खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। बिल्कुल। वैसे भी माशी तौर पे जो हालात हैं, जो सियासी हालात हैं, वो सब आपके सामने। सर, आपके कहने का मकसद है कि ये एक सोचा समझा प्लान है कि हमारे ना सिर्फ करप्शन को इनकलकेट किया, उसको पेनिट्रेट किया, बल्कि अब इदारों के फेलियर के पीछे भी यही बिल्कुल बेसिस बनाई जाएंगी। सर ये देखें ना, ये तो 2000 से आगे चलते हैं, पिछले 20 साल को देख, ठीक है। ये जो सारा कुछ हुआ है ना, अफगानिस्तान में अमेरिका का आना, ठीक है, उसके बाद हमें एक ख़ास टास्क दिया जाना, हमने तो बड़ा वो डॉलरों के चक्कर में, वही करप्शन, डॉलर, ठीक है ना, और वो कारोबार अमेरिका में बड़े फख्र से कि जी अपनी बेटी को पकड़ के दिया कि जी पैसे लिए हैं। सर वो तो बहुत छोटी, उससे भी बड़े बड़े काम किए, ठीक है जी। तो ये सारा कुछ हमने किया, ये कर करा के तो हमने समझा जी हमने तो बड़ी अपनी जी हमें ये भी मिल गया, वो भी मिल गया जी, मिसाइल बना लिए हमने ब्रीदिंग स्पेस ले ली, ये सब अपनी जगह है। लेकिन जो चल रहा था वो हमने नहीं देखा कि हमारे खिलाफ नफरत पैदा हो रही है, अफगानियों में पैदा हो रही है, हमारे फाटा के इलाके में पैदा हो रही है, ये अदम इस्तेकाम का आगाज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद जब जाहिर है वो जब आप इधर भी सींग मारते हैं, उधर भी मारते हैं, किसी को लात मारते हैं, किसी को दुम मारते हैं, किसी के साथ क्या ज्यादती करते हैं, जब आपको कोई पकड़ दकड़ का खौफ ही नहीं है, कि अकाउंटेबिलिटी आपकी है ही नहीं, तो फिर आपने हर सब कुछ करना है जो करना है। अब ये वो जुल्म है जिसको फितरत इंसानी बर्दाश्त नहीं करती, उसके खिलाफ एक कम से कम नफरत तो जरूर पैदा होती है। तो फैशिज्म की एक शक्ल है और रही है, तो उसने अब सोसाइटी के अंदर एक माहौल गरमा दिया है। तो ये 20 साल एजुकेशन का नतीजा है ना, ये जिन्होंने वो गुड़ खिलाया उन्होंने साथ ये जहर भी दिया है ना, नहीं नजर आया आपको उस वक्त, तो ये हो रहा था, आज आप आके यहाँ पे खड़े हो गए हैं
और अब इस मौके पे ये जो डोजें आनी शुरू हुई हैं, तो इसको तो सोसाइटी जो है ना, इस पर आप देख रहे हैं कि ढोल पीटे जा रहे हैं। तो ये यानी हमारे लिए अब आगे आने वाले दिन कोई आसान नहीं है। ये जैसे आपने लीबिया में देखा, इराक में देखा, उस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। देखें ना, अब कल अगर फर्ज करें लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनता है और बच्चों को रोटी नहीं मैसर है, तो मैं आपको खाने दूंगा? बिल्कुल। न पुलिस है, न कोई इदारा है, न कोई कानून है, न कोई हुकूमत है। ये सारे इदारे अगर ख़त्म हो जाते हैं तो पब्लिक की नज़र में जो उन इदारों का इमेज है, अगर उस इमेज को भी डिस्टॉर्ट किया जैसे हमने बात की, तो फिर तो उम्मीद भी नहीं रहती। यही मसला है ना, कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है। बहुत बड़ा मसला पैदा हो चुका है। तो फिर तो ये सालमियत के साथ और बाकायदा प्रोपेगेंडा इस पे शुरू हो चुका है, आप इसका कोई तोड़ नहीं कर सकते। इसलिए हमने देखा कि इतना जो ढंढोरा भी पीटा जाता है, जाहिर है वो साख को हिट कर रहा है। और उसका जवाब आपने दिया है, यानी ये कोई ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं है जिसे आप कहें झूठा है। हाँ, बेसलेस नहीं है। बेसलेस नहीं है, सही, ये बिल्कुल सच्चा है अपनी जगह पे। आपको यहाँ पे ला के तो अब एक्सपोज किया जा रहा है। सर, इसमें तो फिर जो दानिशमंदी का तकाजा है वो तो यही बनता है कि अगर ऐसी कोई कल्चर या ब्लैक शीप्स हैं तो अभी भी टाइम है कि उनको पर्ज किया जाए। कौन? अगर इंतजाम बड़ा मजबूत है सर। हाँ सर, ये है, लेकिन सालमियत का सवाल तो सालमियत का है। इसमें सिर्फ एक चीज़ हो सकती है, हमारे माशरे का वो अंसर जो किसी इदारे में है या वैसे जो जहाँ कहीं भी है, मुख्तलिफ जगहों पे है, जो शरीफ लोग आमतौर पे कहलाते हैं, जो इन चक्रों में गंद में नहीं पड़ते, जो किनारे किनारे रहते हैं, जो आगे बढ़ने की शौक इसलिए छोड़ देते हैं कि वो ये गंदे काम नहीं कर सकते, वो लाताल्लुक होकर गोया जिंदगी गुजारते हैं। जी, और ये काफी सेगमेंट है, बहुत बड़े लोग, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों का बहुत बड़ा हो गए हैं, अच्छा, उनको ये अच्छे लोग, ये तो मतलब ये सीनियर लोग हैं ना, जिनकी अभी हमने बात की। जी बिल्कुल। हमारे मुल्क का दूसरा जो सबसे बड़ा वो है ना, जो सोसाइटी का एक जो हिस्सा है वो यूथ है। सही, ये तो दुनिया में माना जाता है ना। सही। यूथ का मामला ये होता है कि वो अभी फितरत के करीब होते हैं। सही। उस निज़ाम के साथ उनके मफादात नहीं जुड़े होते हैं। 65% तकरीबन अभी वो उनकी नीड्स नहीं होती, उनका ख़ानदान नहीं होता जिसको उन्होंने वो करना होता है। बिल्कुल। तो इस वजह से उनकी वो अभी वो उनका मैकेनिज्म करप्ट नहीं हुआ होता, करप्ट नहीं हुए होते। ठीक है जी, वो अपनी फितरत पर अभी किसी न किसी दर्जे में होते हैं। सही। तो अब ये वाले वो शुरफा जो सीनियर हैं, जो एक लाताल्लुक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, या माशरे से बिल्कुल ही वो जिसे कहने बेफिक्र हो गए हैं, बस ये तो जिधर जाएं मर्जी जाएं, ये लोग इस यूथ को अब रहनुमाई फराम करें अपने उन तजर्बात की रोशनी में जो उन्होंने आंखों से देखा है। सही। और बताएं कि क्या हुआ है इस मुल्क के साथ, और उन्हें सही डायरेक्शन दें। जी। तो ये यूथ और ये सोसाइटी का शुरफा का ये हर जगह पे मौजूद है, हर इदारे में मौजूद है। सही। हम किसी इदारे को बहसियत मजमूई करप्ट नहीं कह सकते। सही। उसके आप मतलब वो जो भी होता है वो अच्छे लोग भी हैं, बुरे हर लोग जगह भी पे, हैं। अच्छे बुरे हर जगह पे हैं। बस ये होता है कि जो जितना मुनज़्ज़म होगा उसके उतने टॉप लेवल पे वो चीज़ होगी, ताकि सबको वो काबू करके रखे। तो अब ये वाले लोग बुरुएकार आएँ, माशरे में एक आगाही की मुहिम भी पैदा करें, उसके साथ साथ जो भी एक रेजिस्टेंस होती है वो उसी के नतीजे में एक या ये बिल्कुल खड़े हो जाएं कि अब ये काम हम नहीं होने देंगे, भाई हमारे होते हुए ठीक है मारो, हमें भी गायब करो, हमें भी मारो, ख़त्म करो। अब तो सर नाउ और नेवर, बिल्कुल ये सूरत हाल बन चुकी है। बिल्कुल एंड और पे ये मुल्क सबका है जी, कोई खामखा नहीं है इसमें। सही, सबका है। तो ऐसे शुरफा को अब आगे आना चाहिए, और ये बात इसके लिए ये वाहिद चीज़ है कि जो हमारी इज्तिमाई तौबा की सूरत बन सकती है। तो अल्लाह ताला हम पर रहम फरमा कर हमारे उसकी रहमत हमारे शामिल हाल हो सकती है। ये अगर नहीं है तो फिर देखें हालात तो बता रहे हैं, हम तबाही के किनारे पहुंच चुके हुए हैं। बिल्कुल सर। और सर यहीं पे मेरे ख्याल में अगर हम कहें कि जो इस मसले का हल है, वैसे तो बहुत गंभीर लगता है, लेकिन अगर कहें तो मसले का हल यही है कि वो अच्छाई का एलिमेंट जब तक खड़ा नहीं होगा और रेजिस्ट नहीं करेगा इस बुराई को, तब तक शायद हमारे लिए। और ये करप्शन का वायरस बड़ा मजबूत वायरस है, बड़ा ताकतवर है, बहुत इसके अंदर पोटेंसी है, लेकिन इसका जो एंटी वायरस है ना, वो अच्छे लोग कुरान मजीद को पकड़ लें, थाम लें। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन, ये अपनी ये खुद बहुत बड़ी मजबूत जो है रस्सी है अल्लाह के साथ जुड़ी हुई, और इसकी मदद से वो उसको शिकस्त दे सकते हैं। तो हमें तो इसकी कोशिश करनी चाहिए। दुनिया और आखिरत की निजात है इसी में, और हम इस खित्ते से ये उम्मीद रखते हैं कि यहाँ या तो अगर इस तरह होगा तो ये बड़ा पीसफुल हो जाएगा, ये एक तरह सॉफ्ट चेंज आ जाएगी,
ये ना हुआ तो फितरत एक अपना तबाही वाला झाड़ू फेरेगी, सही, बुलडोज कर देगी, सही, लेकिन उस उनसर को बचा लेगी जिसके जरिए से फिर एक नई जो है ना शुरुआत हो सके। सही। तो वो फिर करप्शन पर नहीं उस्तवार होगी, वो फिर उन अकदार पर उस्तवार होगी जो फितरत के ऐन मुताबिक है। जहाज बैठ जाएगी, पानी बाकी है, नफा देने वाली शायद बाकी रह जाएगी, बेकार चीज खत्म हो जाएगी। ये फितरत का उसूल है, इसी पे फितरत चलती है। यही अब दुनिया में होने वाला है। असल में 100-200 साल जब ये नहीं होता, 400 साल नहीं होता, लोग समझते हैं अल्लाह का उसूल ही ये है कि करप्शन के साथ अल्लाह गुजारा करता है। ये अल्लाह का उसूल नहीं है, अल्लाह का ये उसूल नहीं है। वो खबीस को मिटाते हैं, तैयब को बढ़ोतरी देते हैं। और ये जब ये पहिया चलता है ना, इसको देख नहीं सकता हर बंदा। अब ये दुनिया में चल चुका है, इसलिए करप्शन एक्सपोज हो रही है। ये हमें समझना चाहिए, हमें मुतवस्सिम बनना चाहिए। वो जो कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर को, मतलब वो जो उसको अंदाजा लगा सके अब होने क्या जा रहे हैं। तो जो होने जा रहा है वो तैयब दौर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अच्छे दौर की तरफ जा रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट करें, उसके साथ सर्वाइव करना सीखें। नहीं तो मिट जाएंगे, इस दौर में सब मिट जाएंगे। हाँ, बाकी वो रह जाएगा जो कायम अपनी राह पे है और पक्का अपनी हट का है, अपनी फितरत पे पक्का है। बहुत अच्छी बात की खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत अहम टॉपिक था और इस वक्त की ऐन ज़रूरत के मुताबिक था, तो आपकी रहनुमाई भी मिली। और इसी दुआ के साथ कि हम सबक सीखें और अल्लाह की जो पर्जिंग का प्रोसेस है उससे पहले कुछ हिदायत लेके तो ख़ुद ही इस प्रोसेस को इनिशिएट करें, नहीं तो अल्लाह का जो हक़ है वो तो अपनी जगह आना ही है और कायम होना। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला